अलवर में विश्व संवाद केंद्र के द्वारा ब्रह्मांड के आदि संचारक देव ऋषि नारद जयंती पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड हेड मास्टर सूरजमल जेलदार समाज सेवी द्वारा की गई। मुख्य वक्ता संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर ने कहा कि देव ऋषि नारद मुनि को एक संचारकर्ता के रूप में जाना जाता है। संचार जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। संचार के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है। यदि जीवन में संचार न हो तो जीवन शून्य हो जाता है। आज मनुष्य के पास संचार के कई साधन उपलब्ध हैं। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र एवं इंटरनेट के जरिए आज एक क्षण में सारी दुनिया की खबर एक साथ पता चल जाती है। किंतु धरती पर और परलोक में सर्वप्रथम संचार करने का श्रेय नारद मुनि को ही जाता है। उन्हें सृष्टि का पहला संवाददाता कहा जाता है, जो अपना काम एक पत्रकार के रूप में पूरी लगन ईमानदारी के साथ संपूर्ण करते थे। नारद बहुत ज्ञानी थे और इसी वजह से राक्षस हो या देवी देवता सभी उनका बेहद आदर और सत्कार करते थे। देवऋषि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। दरअसल देवश्री नारद भी इधर और उधर के दो बिंदुओं के बीच संवाद का सेतु स्थापित करने के लिए संवाददाता का कार्य करते हैं। नारद जी के जन्म के उपलक्ष्य में ही नारद जयंती मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। देवताओं के ऋषि नारद मुनि की जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीय को मनाई जाती है। उन्हें ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद नारद को ब्रह्मश्री का पद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि एक अच्छे पत्रकार की पहचान है कि वह सही और गलत में भेद कर सके, तथ्यों की वास्तविकता की गहराई तक जांच करके उसे अपनी लेखनी में प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है और उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचा उसकी समस्या का समाधान भी करता है। इस अवसर पर फरीदाबाद से आए समाजसेवी माधव कुमार, होडल से समाजसेवी राजेंद्र पहलवान, पधतिर से समाजसेवी त्रिलोक कुमार सहित अन्य सभी सामाजिक व्यक्ति उपस्थित रहे। रामायण, महाभारत, गीता और पुराण, जिसको वाङ्मय कहते हैं, जो साहित्य, जिसके आधार पर हमारी सभ्यता रची बसी गई, जिसका गौरव हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, प्राचीन गौरवशाली इतिहास है, तो उसका आधार ये साहित्य ही तो है। 18 पुराणों में से एक नारद पुराण। देवताओं के गुरु हुए गुरु बृहस्पति, और जब बृहस्पति जी को भी कोई संशय होता था तो वो देवर्षि नारद से जाकर सलाह करते। तो इनका स्थान वहां था, इनकी विद्वता वहां थी, इनकी समझ वहां थी, इनकी युक्ति वहां थी। ये जहां जाते थे वहां समस्याओं का हल होता था। क्यों? क्योंकि इनकी प्रामाणिकता इतनी थी कि दोनों ही तरफ के लोग इनकी बात, दोनों तरफ मतलब कोई भी हो सकता है, दो पक्ष कोई भी हो सकता है, इनकी बात को मानते थे। पत्रकारिता की शक्ति सबसे बड़ी क्या है? प्रामाणिकता। वो शक्ति अपने जीवन में भी है, परिवारों में भी है, समाज में है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रामाणिकता होती है, उसकी बात हर कोई सुनता समझता है। देवऋषि नारद की प्रामाणिकता वहां थी। जो नारद पुराण है, 18 पुराणों में से विशिष्ट पुराण, उसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और पता नहीं कितने सारे तथ्यों का, कितने सारे ज्ञान का भंडार है। एक व्यक्ति के नाम पर पूरा का पूरा पुराण है और उसका चित्रण कैसा किया गया फिल्मों में, बाकी जगहों पर झगड़ा लगाने वाला। ये घटना केवल नारद जी के साथ नहीं हुई, हमारे संस्कृति समाज के हर आयाम में इस तरह का, जिसको कहते हैं नैरेटिव सेट कर देना, हमारे देखने की दृष्टि कैसी हो, ये सेट कर दिया गया और हम भी उसी तरीके से चीजों को देखने लगे। आप जिस भी जगह पर हैं, आप 100, 50, 200, 500 लोगों को अपने बातों से, विचारों से प्रभावित करते हैं। जब आप ऐसी स्थिति में हैं तो उसके साथ ये दायित्व आता है कि हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, जिस समाज में हमने जन्म लिया उसके प्रति क्या कर्तव्य है।
जो हमारी मातृ संस्कृति है, मातृभूमि है, मातृभाषा है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? क्या केवल एक पेशेगत काम करना काफी है? इस अखबार से उस अखबार, उस चैनल से उस चैनल, अपने पेशे में उत्तरोत्तर विकास करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्या केवल इतना आवश्यक है? या इस देश समाज के प्रति हमारा जो एक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो हमारे अंदर विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसके लिए मैं कहता हूं, आप किसी को मत मानिए। संघ क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, लेफ्ट क्या कह रहे हैं, आप उनको उनकी जगह रहने दीजिए। एक फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिशन, फैकल्टी ऑफ एनालिसिस, जिसको कहते हैं विवेक की शक्ति खुद में जागृत करनी चाहिए। आप तथ्यों के ऊपर जाइए, इस देश का इतिहास पढ़िए। संघ की स्थापना 1925 में हुई है और स्वामी विवेकानंद 1902 में चले गए। आपको संघ की पूरे दर्शन में वही बातें मिलेंगी जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन में है। अब विवेकानंद से पहले भी जाएंगे तो जितने ऋषि महर्षि हैं उनका दर्शन वही है। संघ ने कोई अलग से कोई बात नहीं की। जब एक नैरेटिव संघ को किसी दूसरे तरह से दिखाना चाहता है, प्रोजेक्ट करना चाहता है, हमारी अपनी समझ क्या है? संघ जब समाज के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग समस्याओं को एक ढंग से उठाना चाहता है तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? ये जो अपना पर्सपेक्टिव है, अपना दृष्टिकोण है, वो विकसित होना ही चाहिए। आज नारद जयंती के कार्यक्रम पर हम यह संकल्प लेकर जाएंगे। संघ ने बताया कि ये देश मेरा है, ऐसा नहीं। संघ ना बताए तो भी ये देश मेरा है, यहां हमने जन्म लिया। ये कोई अनायास तो नहीं होगा, ये प्रकृति की कोई व्यवस्था होगी कि आपका जन्म इस जगह हुआ, हमारा जन्म इस जगह हुआ, इस देश के इस हिस्से में, उस हिस्से में। क्यों ऐसा हुआ? मानव जाति में जन्म लेने के साथ ही क्या कोई गुरुतर दायित्व भी साथ आता है क्या? ऐसा दर्शन में कहते हैं, पौराणिक साहित्य में कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बीच बाद एक मानव का जन्म होता है। किस रूप में विशिष्ट है? भारत में जन्म लेना किस रूप में विशिष्ट है? और उन सब के बाद किसी भी संयोग से आप पत्रकार बनते हैं तो उस रूप में आपका क्या विशिष्ट दायित्व होता है? इन सब का विचार अगर हम करते हैं तो समाज को हमारा कोई योगदान होगा, समाज के लिए हम कुछ सार्थक कर पाएंगे। सफल होना भी आवश्यक है और सार्थक होना भी उतना ही आवश्यक है। अपने लिए एक अच्छा भाव होना, इन सब के लिए अखंड साहित्य है, भरपूर साहित्य है। आप लोगों से बात करेंगे, समझेंगे और ये विचार हम लोगों से होता हुआ नीचे तक जाए। पहले तो अपनी स्पष्टता होनी चाहिए, फिर वो बात नीचे तक भी जानी चाहिए। उसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि कैसे एक मंत्र देश के हर गांव में स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। एक अच्छा विचार नैमिषारण्य में कहते हैं 84,000 ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैमिषारण्य, और वहाँ कई वर्ष तक वो लोग विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद वहाँ से जो सूत्र निकलता है, जो संकल्प निकलता है, उसको लेकर ऋषि मुनि देश के गांव में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उन विचारों की प्रतिष्ठा होती है, उसको व्यवहार में उतारा जाता है। तब यह इतना विशाल देश, इतना समृद्ध देश ऐसा तैयार होता है। और संयोग से, दैव योग से हम सभी लोगों को उस भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला है। तो ये ठीक वैसा ही है, किसी आकाशीय यात्रा पर कोई एक ही विमान है, एक ही विमान जा रहा है और उसमें संयोग से आपको उसका एक टिकट मिलता है। ठीक वैसी स्थिति है। अब उस विमान में बैठकर अपने आप को कितना गौरवान्वित हम महसूस करते हैं, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम चाहे पलवल में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे भारत के किसी कोने में रहें, इस संस्कृति ने हमको बहुत कुछ दिया है।
इस मातृभूमि ने बहुत कुछ दिया है, इस मातृभाषा ने बहुत कुछ दिया है, और जिस जननी ने आपको जन्म दिया वो तो हमारे लिए श्रद्धेय होती ही है। तो सभी के प्रति हमारा जो दायित्व है उसका विवेक, उसकी चेतना सर्वथा जागृत होनी चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल है, एक पत्रकार के रूप में भी और एक मानव के रूप में भी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वहीं विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष मास्टर सूरजमल जेलदार समाजसेवी ने कहा है कि पत्रकार की कलम में बहुत ताकत होती है। पत्रकार समाज का वह प्रहरी और वो वीर है जो बिना अपनी जान की परवाह किए निष्पक्ष पत्रकारिता कर देश के लोगों को आईना दिखाने का काम करता है। इसलिए पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का निशाना चूक सकता है, लेकिन निष्पक्ष पत्रकार की कलम का निशाना कभी नहीं चूकता। तो नारद जी के बारे में कुछ कहने की बजाय, क्योंकि वो पत्रकार थे, तो पत्रकारिता के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। वैसे तो श्याम किशोर जी ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन ये जो प्रेस है, ये प्रेस एक एब्रिविएशन है, पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस कहते हैं इसको, और ये यूनेस्को जो संगठन है उसका 1945 में जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। उसने एक बहुत बड़ा काम किया था। 1997 से उन्होंने एक दिन निश्चित किया था, जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं, कहीं अब तो मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है। तो यूनेस्को के जो देश हैं, लगभग 150 के आसपास देश हैं, उन्होंने 3 मई को पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम किया था। तो ये पत्रकारिता लोकतंत्र के 3-4 स्तंभ होते हैं, उनमें चौथा स्तंभ हम इस पत्रकारिता को मानते हैं। और किसी भी वस्तु के अगर 4 पैर हैं और उनमें से एक पैर अपना ठीक काम ना करे तो उसकी अवस्था क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। अर्थात लोकतंत्र के लिए कितना ज्यादा महत्व है इस पत्रकारिता का, इसका एक ही लाइन में बता देना चाहता हूँ। 3 दिसंबर 1950 को नेहरू ने एक लाइन, जवाहरलाल नेहरू ने एक लाइन कही थी, वो मैं कोट करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को स्वतंत्रता देना, कि ये पत्रकार अगर बेजा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेजा मतलब था बहुत ज्यादा, बेजा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी करते हैं, तो भी मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता स्वतंत्र रहे, क्योंकि के बाद जो शब्द है बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये कहा था क्योंकि ये केवल एक नारा नहीं है, ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र के लिए अभिन्न अंग है, लोकतंत्र का अभिन्न अंग है पत्रकारिता का स्वतंत्र रहना। लेकिन आज श्याम किशोर जी ने बहुत बातें कही हैं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, मुझे कहने में कोई इसमें बुरा नहीं लगेगा। आज जो हम देख रहे हैं देश की हालत आपसे अलग नहीं है, आपकी जानकारी के लिए कोई अलग बात नहीं है, सब जानते हैं आज कितना गला घोटा जा रहा है। ये भी हम मानते हैं पत्रकारिता में कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितने पत्रकारों को जान गंवानी पड़ गई केवल इसलिए कि उन्होंने सच को कहा था। देश के सामने, नेताओं के सामने, आम जनता के सामने सच को लाना, उनको जान देने में कीमत चुकानी पड़ गई उनको। इससे बड़ी बात क्या होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नारद जी का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को हुआ था। नारद जी हमारे भगवान जी के मानस पुत्र कहलाते हैं और श्री हरिकृष्ण के मनुष्य कहा गया है। पत्रकारिता की अवधारणा में ये हमारे प्राचीन संस्कृति का एक विशेष अंग है। नारद जी दानव, मानव और दैत्यों में
तीनों लोगों में भ्रमण करते थे और मानव हित के लिए, आज हित के लिए उस सत्य का प्रचार और असत्य पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी पिछले जन्म में गोपवर्ण नामक गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप अहंकार पर बहुत घमंड था। एक बार अप्सराएं और गंधर्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, तो इन्होंने श्रृंगार रस का भाव उनके अंदर पैदा हुआ। गोपवर्ण गंधर्व की उपासना में बाधा लगने लगी। ब्रह्मा जी को भी दोए बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम शूद्र योनि में जन्म लोगे। जैसे गोपवर्ण गंधर्व का अहंकार टूटा, उन्होंने ब्रह्मा जी से बड़ी याचनाएं की, क्षमा प्रार्थनाएं की। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत भजन करोगे अगले जन्म में, तो पुनः तुम जो है मेरे मानव पुत्र के रूप में आओगे। कालांतर में इनका जन्म हुआ, दासी पुत्री थे, इनका दासी के यहाँ जन्म हुआ। जन्म लेते पिताजी का देहांत हो गया। जो बालक पर विपत्ति का पाठ बैठा, उसके बाद विपत्ति उनके ऊपर आने लगी। तो उस गांव में चतुर्मास होता है, हमारे आज की परंपरा है, ऋषि मुनि संत वगैरह 4 महीने ऐसे आते हैं जब एक ही जगह वो रुकते हैं। उनके गांव में उनका पूरा हुआ। बालक छोटा सा था, खेल के बजाय उनकी सेवा में लग गया। उनका झूठा हुआ खाता था, उससे उसके पाप कट गए। 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो गया, उत्तर दिशा में चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने भगवत जाप किया, कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करते करते एक बार आकाशवाणी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, अगला जन्म में आप जो है ब्रह्मलोक में आओगे। अगली बार ब्रह्मा जी के वहाँ मानव कंठ से पैदा हुए। देवार्षि नारद महान तपस्वी, तेजस्वी, वेदांत के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता, वो सारी विद्याओं में प्रवीण थे। ये मुनि वेश में रहते थे। इनके ऊपर तथा थी, एक वीणा इनके हाथ में थी, दूसरा वाद्य यंत्र इनके हाथ में था। पूरे दिन भागवत में मस्त रहते थे, भगवान का भजन करते रहते थे। बहुत विद्वान थे। ऐसे विद्वान जिन्होंने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के मानव होने का वरदान प्राप्त किया था। इनके देवार्षि नारद जी के वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी और सुखदेव जी महाराज इनके शिष्य थे। इन्हीं की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने महाभारत महाग्रंथ लिखा था। तो लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए था करना चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण में, समाज जागरण में आज पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी पत्रकार जब बैठे हुए उसकी बड़ी भूमिका है। हमें पत्रकारिता में सत्य पर आधारित पत्रकारिता करनी है। देवार्षि नारद जी से प्रेरणा लेनी है कि उन्होंने कैसे कैसे सत्य पर आधारित पत्रकारिता की थी। कोई सत्य का ध्यान रखते थे। देवताओं और दानवों में सामंजस्य बैठाने के लिए उन्होंने काफी कार्य किए। उसमें हिरण्यकश्यप का नाम आता है। हिरण्यकश्यप की तपस्या के बल पर तो तपस्या कर रहा था, तो हिरण्यकश्यप जो है अस्त्र प्राप्त करना चाहता था देवताओं को हराने के लिए। उस समय उसकी जो पहुंची पत्नी थी दयालु, वो देवार्षि नारद के आश्रम में थी। उनको शिक्षा दी और भगवत भजन में ऐसा ज्ञान दिया कि जो बेटा तो पहला था, वही कारण बना उसका मृत्यु का। ऐसी पत्रकारिता आप लोगों को करनी है। हम
पत्रकारिता का जो आज विषय है, हरियाणा प्राथमिक विश्व संवाद केंद्र के द्वारा छोटे छोटे गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर अपने पत्रकारों को सुनना है, यहाँ भी गोष्ठी का नाम है तो विश्व कल्याण और राष्ट्र में पत्रकारिता ये विषय आज का है। वैसे बचा तो कुछ भी नहीं है और हमारे मंच संचालक जी ने कहा कि विभाग को धन्यवाद करना है, लेकिन जो भीतर बात और रुके ना, कि आप समाज के वो प्रेरियों वो वीरों, ब्रह्मास्त्र खाली चला जाता। कहां गया था? परीक्षित जी वर्ग में थे। मिसाइल जो रखी है किसी भी देश के पास निशाना चूक सकता है, लेकिन आपकी कलम का निशाना कभी ना चूका है ना चूकेगा। संवाद केंद्र की ओर से जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके लिए सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि विश्व के सबसे पहले पत्रकार नारद जी का सम्मान करते हुए आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा रची गई। साथ ही मौजूद अतिथियों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि नए बच्चे जो 10वीं 12वीं करने के बाद देखते हैं कि पत्रकारिता में हम भी आ जाएंगे। तो पत्रकारिता कोई ऐसा पेशा नहीं है कि जिससे परिवार का लालन पोषण किया जा सके। बेहद मुश्किल है परिवार को पालना पोषण करना है। पत्रकारिता एक जुनून है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं और देश के लिए कुछ करने का जुनून होता है, कुछ ऐसा ही जुनून पत्रकारों में होता है। इसी को लेकर वो अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पत्रकारों की इतनी भी जो है तनख्वाह नहीं होती, इतनी भी जो कमाई नहीं होती कि वो अपने बच्चों को एक सही उच्चतम स्तर पर शिक्षा दिला सकें अपनी उस नई कमाई के साथ। लगता है कि यूं कमाई आ रही होगी, वहाँ से आ रही होगी, ये आ रही होगी, लेकिन सभी का ऐसा नहीं है। सभी के साथ ये सब नहीं जुड़ा होगा। अपनी बाइक का, स्कूटी का पेट्रोल खर्च करके खबर के लिए कितनी जगह फोन करके, कितने ही संपर्कों का इस्तेमाल करके उस खबर को आम लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिसके बाद एक पक्ष खुश होता है तो एक गाली देने वाला भी होता है, क्योंकि किसी खिलाफ भी जाएगी। एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का नंबर छाप दिया, ट्रक मालिक को तकलीफ होगी कि नंबर इस पत्रकार ने लिखा इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई आ सकती है। तो इस सम्मान समारोह में मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अपने इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।